हमारे बीच सिमरिया के बुद्धिजीवी, जैसा कि हमने आपको बताया कि कपिल देव राय जी मौजूद हैं, तो हम इनसे जानते हैं कि पिछले 5 वर्षों में क्या कुछ नहीं हुआ सिमरिया के लिए, ये बताएंगे। उपस्थित पत्रकार लोगों का अभिनंदन। मैं वर्तमान चुनाव में के बारे में यही जानना चाहता हूं कि जिस तरह से भूमि का अभिलेख जिला में उपलब्ध रहता है, लेकिन हमारे पंचायत में पारिवारिक सूची नाम की कोई पुस्तिका का संधारण 2001 से लेके अभी तक नहीं हो पाया है। इसलिए हम गलतफहमी में रहते हैं कि हमारे गांव की वास्तविक जनसंख्या क्या है, उसमें पुरुष कितने हैं, नारी कितनी है, बच्चे कितने हैं, कौन किस क्लास में पढ़ता है, कौन नौकरी करता है, कौन खेती करता है, जो उस पुस्तिका में दर्ज होता है उसका संधारण नहीं किया जा रहा है। और मैं आने वाले प्रतिनिधियों से अपील करूंगा कि उस पुस्तिका का संधारण नियमित रूप से करें। और पंचायत के बारे में मुझे कहना है कि हमारे गांव में खेल मैदान नहीं है, दौड़ धूप की कोई जगह नहीं है। इसलिए आगंतुक प्रतिनिधि जो हमारे होंगे उनसे अपील करना चाहूँगा कि हमारे बच्चों के लिए खेल मैदान की व्यवस्था की जाए, स्वास्थ्य उपकेंद्र में डॉक्टर की नियमित उपस्थिति हो। और जब मैं 6 नंबर वार्ड का मतदाता हूँ, 6 नंबर वार्ड में एक आंगनबाड़ी है जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, और उसका फिर मरम्मत करवाया जाए। और एक दूसरे वार्ड में जाने के मार्ग में एक नाला है जो वर्षों से टूटा हुआ है। अभी बरसात के समय में लोग उस पार या विद्यालय नहीं जा पाते हैं, उस रास्ते से घूम कर जाना पड़ता है। मैं उनसे दरखास्त करता हूं कि आने वाले 5 सालों में इन समस्याओं का समाधान करें। इनका ये कहना है कि गांव में एक सुदृढ़ खेल मैदान हो सुव्यवस्थित रूप से, और उसके साथ ही जो नाला है, आंगनबाड़ी केंद्र है, ये सब जो जर्जर स्थिति में है इसको दुरुस्त किया जाए। अब मैं आता हूं, दूसरे हमारे अतिथि हैं जितेंद्र झा जी। सबसे पहले रिफ्लेक्शन भारत को धन्यवाद देता हूं कि जो उन्होंने मुझे थोड़ा समय दिया है बात करने के लिए। अगले 5 वर्ष के लिए जो प्रत्याशी चुन करके आएंगे, हमें सोच समझ करके ऐसे प्रत्याशी को चुनना है जो गांव के होनहार लड़के के बारे में सोचे, और विद्यालय में शिक्षक समय पर आते हैं कि नहीं आते हैं इसकी जवाबदेही भी उन ग्राम प्रधान पर तय किया जाएगा कि वो काम करते हैं कि नहीं करते हैं। बच्चे पढ़ते हैं, जाते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा देख रेख सही ढंग से हो नहीं पाती है। गांव में एम्बुलेंस नहीं है। ये ज़रूरी है कि अस्पताल सिर्फ हो जाने से नहीं होता है, उसमें एक एम्बुलेंस की आवश्यकता होती है कि मरीज़ जब बीमार हो जाते हैं तो उनको देखभाल करने के लिए गाड़ी चाहिए, लेकिन नहीं मिल पाती है। और योजनाएं जो होती हैं उनमें भ्रष्टाचार जो है उससे हम लोगों का बहुत ही दुख होता है कि भ्रष्टाचार भरा हुआ है। लोग बोलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी कार्य मजबूरी है कि अगर वो 2000 रुपया नहीं देती तो उनका काम नहीं होता है। ये बंद हो जाना चाहिए। ऐसे प्रत्याशी को निश्चित रूप से चुनना चाहिए। बदलाव तो होना ही है। तो ये बदलाव के पक्ष में है कि सिमरिया में काफ़ी बदलाव की ज़रूरत है, और ये इसलिए कि यहाँ ढेर सारी चीज़ें हैं, जो अस्पताल हैं लेकिन एम्बुलेंस नहीं है। कोरोना काल में तो सिमरिया के एक नौजवान की जो मौत हुई उसमें एम्बुलेंस वाले ने पटना जाने के लिए 20,000 रुपये मांगा था, और उस समय लोगों को देना भी पड़ा था। तो इस तरह से परेशानी है, जिस परेशानी पर ये चिंतित हैं। आइए हम अगले अतिथि जो हमारे आज के हैं उनसे हम बात करते हैं, विश्वंभर राय जी से। आज मैं यूट्यूब जो लोकप्रिय चैनल है उस पर रिफ्रेशिंग भारत पर उन तमाम पत्रकार बंधुओं की टीम को धन्यवाद देता हूं कि इस तरह का कार्यक्रम चला करके लोगों के बीच एक जागरूकता, वो ग्रामीण समस्याओं के प्रति जागरूकता और उन उम्मीदवारों को आगाह करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि वैसे जनप्रतिनिधि जो 5 वर्षों तक हमारे पंचायत में वो एक प्रदूषण मुक्त पंचायत हो। वो प्रदूषण 3 तरह का है, मृदा प्रदूषण यानी मिट्टी का प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। इस समूल नाश के लिए जो प्रत्याशी आगे आएंगे वो चाहे
पंचायत समिति सदस्य हों, जिला परिषद के सदस्य हों या मुखिया प्रत्याशी हों, वे सब इसके लिए प्रयास करेंगे। दूसरी बात, मृदा प्रदूषण का एक प्रमुख कारण हमारा रासायनिक खाद भी है। इसका प्रयोग कम होना चाहिए या नहीं के बराबर। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये प्रतिनिधि कृत संकल्पित होंगे। तीसरी बात है कि ध्वनि प्रदूषण के बारे में मुझे बोलना है कि यहाँ पर बिल्कुल एक असर्टिव रूप में लाउड स्पीकर का प्रयोग होता है, वो मंदिर हो या फिर ऐसा जो एक वॉइस रिकॉर्ड करके वो गाड़ियों में भी लग रहे होते हैं, इतनी तेज़ आवाज़ से शायद वो बहरेपन का शिकार होगा। दूसरी बात है कि हमारे अतिथि ने जैसा कि इंगित किया कि हमारा अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, और संयोग से मैं उस अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र का एक डोनर सदस्य भी हूँ और मैं प्रायः उसकी मीटिंग में जाया करता हूँ और अरसे से मैं इस बात को उठाया करता हूँ कि शायद एक अस्थाई एम्बुलेंस की यहाँ व्यवस्था हो, ताकि उन रोगियों को एक सहूलियत होना चाहिए कि ताकि उन्हें रेफर अगर बेगूसराय या पटना किया जाता है तो वो सहज उपलब्ध होना चाहिए। तीसरा बिंदु वो शिक्षा के प्रति। शिक्षा, मैं चूँकि पुस्तकालय का अध्यक्ष हूँ, इसलिए हर साल दिनकर जयंती के अवसर पर विभिन्न विद्यालयों कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालय में जाया करता हूँ और वो बच्चों के बीच में वो प्रोग्राम हुआ करता है। मैं समझता हूँ कि शिक्षा के प्रसार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों का एक सहयोग मिलना चाहिए और उसमें हम अभिभावकों का की महती भूमिका होनी चाहिए कि वे बच्चों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पारिवारिक संस्कार दें। अगले अतिथि जो अमर कुमार मुरारी जी हैं और यूथ हैं और शिक्षा से जुड़े हुए हैं लगातार, इनसे जानते हैं कि 5 वर्षों में अब तक क्या काम नहीं हुआ जो अगले पंचवर्षीय में हो जाना चाहिए। धन्यवाद रिफ्लेक्शन भारत के पत्रकार बंधु, आपने हमें इस लायक समझा कि हमें 2 शब्द बोलने का मौका आपने दिया है। मैं जब भी विकास की बात होती है तो सिर्फ भौतिक विकास तक ही वह सीमित रह जाती है, क्योंकि भौतिक विकास में धनार्जन की अपार संभावनाएं होती हैं और लोगों का धन के प्रति जो लोलुपता है और दिखावेपन की जो यह प्रवृत्ति है, यह स्रोत नहीं देखते हैं कि किस स्रोत से धन आ रहा है। तो इस प्रवृत्ति से मैं चाहूँगा कि अगर आने वाले जो हमारे होंगे 5 वर्ष के हमारे अधिनायक बंधु जो होंगे, जननायक बंधु जो होंगे, वो इससे मुक्त होकर निरपेक्ष भावना से अगर काम करें तो हमारा गांव एक मिसाल बन जाएगा सांस्कृतिक और भौतिक विकास के क्षेत्र का। यहाँ सिर्फ भौतिक विकास की कुछ आवश्यकता है, उससे ज़्यादा यहाँ सांस्कृतिक विकास की आवश्यकता है। क्या करना चाहिए बच्चों सबसे पहले हमें बच्चों से शुरू करना होगा। हमारे विद्यालयों में शिक्षक नहीं आते हैं, मतलब ये नहीं कि पदस्थापित लोग शिक्षक नहीं आते। हमारे विद्यालयों में जो इतनी सारे शिक्षकों की बहाली हो गई, लेकिन मेरे विद्यालय में अभी तक मात्र 9 या 10 शिक्षक हैं, जबकि मेरे भी यहाँ 12 क्लास चलते हैं। और जब भी कोई शिक्षक चुनाव ड्यूटी में जाते हैं, कोई भी छुट्टी लेते हैं, तो हमें 1-2 क्लास सस्पेंड करना पड़ता है, क्योंकि शिक्षक यहाँ नहीं आते हैं। इसके लिए सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा NH से कांटेक्ट जो है, यह कोई गाड़ी चलने की संभावना रास्ता नहीं मिलता है, जिसके कारण आज देख लीजिए शहरों में या NH के किनारे अवस्थित जितने भी विद्यालय हैं, 300, 200, 150 बच्चों वाले विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या 20, 25, 30 के रूप में भरी हुई है और हमारे यहाँ 900, 1000 बच्चों पर मुश्किल से 7 और 8 शिक्षक हैं। तो मैं आने वाले जनप्रतिनिधियों का ध्यान इस तरफ भी जोड़ना चाहूँगा कि वे जा करके, चाहे जिला प्रशासन से हो, प्रखंड प्रशासन से हो, जहाँ से भी हो, नियोजन का कार्य चल रहा है, वे सबसे पहले विद्यालयों में शिक्षकों की आवश्यकता छात्र अनुपात में लाएं और उसके बाद निश्चित रूप से उसकी मॉनिटरिंग करें कि तब हमारे विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। और बच्चों को प्रेरित करें कि स्वाध्याय की ओर प्रेरित हो। पेट तो कुत्ता भी भर लेता है, क्या हम उसी श्रेणी में हम पेट भरने के लिए काम करेंगे? नहीं,
हमारा काम उससे ऊपर है। राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने गेहूं और गुलाब बहुत पहले लिखा था कि हमने गेहूं बहुत जमा कर लिया, अब गुलाब की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से हमें शैक्षिक और सांस्कृतिक उत्कर्ष की उत्कट आकांक्षा लेकर जो भी प्रतिनिधि आएंगे मैं उनका स्वागत करूंगा, समर्थन करूंगा। समाधान के प्रति जो रहेंगे, समस्याओं के प्रति नहीं, जो समाधान के प्रति जो रहेंगे, जिन प्रतिनिधियों का जो सचेतता समाधान के प्रति होगी, मैं उनका हार्दिक स्वागत करूंगा। और ऐसे ही जनप्रतिनिधियों से इस 5 साल या आने वाले सैकड़ों सालों में इस देश का भला होगा, गांव का भला होगा और हमारे परिवार का भी भला होगा। स्कूलों में शिक्षकों की काफ़ी कमी है, जिस कमी को लेकर के हमारे आदर्श शिक्षक हैं मुरारी जी, अमर कुमार, जिन्होंने बताया और चिंता जाहिर की और आगे 5 वर्ष तक ये अपेक्षा रखते हैं कि जो जनप्रतिनिधि आए उसको फुलफिल करें। और अब मैं इस शो के आखिरी वक्ता हैं हमारे बीच उमाकांत झा जी, जिनसे हम बात करते हैं। धन्यवाद आपको, आप लोगों को धन्यवाद, बोलिएगा आप लोगों को धन्यवाद जी। हाँ, क्या समस्या है गांव की जो होना चाहिए? गांव में भारी समस्या है, भारी समस्या है। भारी क्या समस्या है? और 2 ठो आदमी आते हैं इसमें, एक मुखिया, एक सरपंच, एक शंख, एक डपोर शंख। अच्छा, समझ गए? जी। शंख जो है सो सुच्चा है, स्वच्छ है, हाँ और डपोर शंख जो है जी। वो बहुत बढ़ चढ़ करके हाँ, बात करेगा। अच्छा। इस तरह की बात हो जाती है यहाँ पर इस गांव में। तो क्या विकास होना चाहिए का 5 साल में? हाँ, विकास की कोई बात नहीं है। अच्छा। जहाँ देखिए वहाँ स्वच्छता के बदले गंदा ही गंदा, बात से लेकर के सड़क तक हर जगह गंदा, पानी में गंदा, जी। शरीर में गंदा, स्थल पर गंदा, हर जगह गंदा तो ही सफाई गंदा। आपको चाहिए, हाँ, स्वच्छता चाहिए। हाँ। निर्मल ग्राम तो पहले बन चुका है, निर्मल ग्राम तो है। डपोर शंख, डपोर शंख। डपोर शंख, हाँ ठीक है, हाँ, डपोर- इसको लगने दीजिए, आवाज आएगी। हाँ, डपोर शंख, सभी डपोर शंख ही है। योग्यता के अनुकूल सब है, अच्छा। लेकिन काम कार्यवाचक नहीं है। कार्य में नहीं। हाँ, कार्य में नहीं है, ठीक है। कार्य नहीं है। और गांव में पंचायत के ये निकटस्थ, पंचायत भवन के सामने जो मूर्ति है वो सही जगह पर है क्या? नहीं, वो भी सही जगह पर नहीं है। हाँ, वो भी दिनकर जी की मूर्ति कहाँ लगनी चाहिए? तो दिनकर जी की मूर्ति कहाँ लगनी चाहिए? कुछ जगह दे करके वहाँ बढ़िया से स्थापित होना चाहिए था। साइड में? हाँ, साइड में लगना हाँ, चाहिए। साइड में। अच्छा अच्छा और बगल में जो है गड्ढा है, जी। गड्ढा का क्षेत्र बहुत बड़ा है। उस गड्ढे में वो तो बैतरनी बन गया है। समूचे गांव का कचरा जो है अब कहा नहीं जा सकता है कौन सा कचरा है। तो ये इनकी समस्या है, इस तरह की समस्याएं गांव में हैं, जिसको लेकर के ये चिंतित हैं कि गांव में चौक पर जो है मूर्ति गलत जगह पर लग गई है, उसको अलग जगह लगना चाहिए। दिनकर की मूर्ति को ये पंचायत भवन के एक साइड में लगवाने की अपील जनप्रतिनिधियों से कर रहे हैं। अब हमारे बीच एक बैठे हुए हैं, वो महात्मा जी के नाम से इनको हम बहुत ज़्यादा जानते हैं, शुरू से ही इनका रहा है सिमरिया के प्रति। 1-2 बार शायद खड़ा भी हुए थे ये, पिछली बार आपने चुनाव में भी भाग लिया था ना, मुखिया इलेक्शन में लिया था। आप बताइए, 2 लाइन में हमको बताइए कि गांव के क्या नए युवक को आगे आना चाहिए। नए युवक को आगे लाने के पक्ष में है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अनिल सिंह। ये अतुल गिरी के नाम से जाने जाते हैं। अनिल सिंह इनका नाम हुआ सर्टिफिकेट से, लेकिन अतुल गिरी महाराज हैं जो जिनका ये सीधा कहना है कि नए लोग आए, युवाओं को देना चाहिए। बुजुर्गों का जो है अब इस सिमरिया में जनप्रतिनिधि के तौर पर कोई जगह नहीं है। तो नमस्कार, देखते रहिए रिफ्लेक्शन भारत। नए वीडियो के लिए आप YouTube चैनल रिफ्लेक्शन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।